वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हाउ आर यू बेटा? फ्रेश हो, ठीक हो, सुरक्षित हो? ठीक हो बेटा? तो ऐसे ही बेटा अपना ख्याल रखें आप। तो आज हम एक ही पाठ आपका रहता है समृद्धि, जिसके हमने बहुवैकल्पिक प्रश्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको संदेश लेखन पहले भी मैंने करवाया हुआ है ना बेटा, छुट्टियों से पहले। आज फिर एक बार आपका रिवाइज़ करवा देते हैं, क्योंकि ये नए टॉपिक हैं बेटा आपके, तो एकदम ये समझ नहीं आ सकते हैं। तो कल मैंने नारा लेखन करवाया था पहले, तो आज संदेश लेखन करवाएंगे, ठीक है। तो पहले समृद्धि पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न कर लेते हैं बेटा, फिर संदेश लेखन करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। समृद्धि पाठ है। पहला प्रश्न है समृद्धि पाठ का कि समृद्धि पाठ लेखक द्वारा लिखा गया क्या चीज़ है, यानी समृद्धि पाठ जो लिखा है इसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा है लेख और चौथा है संस्मरण। तो यह संस्मरण है, क्योंकि उसकी दुर्घटना है ना समृद्धि में, बचपन की याद है, वो ताज़ी हो जाती है। तो फिर भी वह सिहर उठता, आज भी जब याद करता है लेखक तो सिहर उठता है, यानी कांपने लगता है कि कैसे उसने इतनी छोटी उम्र में सांप को मार डाला था। तो ये बेटा एक संस्मरण है जो उसने ये लिखा है लेखक ने। सेकंड क्वेश्चन, लेखक के साथ यह घटना कब घटित हुई थी, यानी ये जो घटना हुई थी लेखक की, जब सांप से उसका मुकाबला हुआ था, तो यह कब की थी? 1918, 1947, 1908 और 1912। कब की थी बेटा ये घटना थी 1908 की। कब की थी? 1908। क्वेश्चन थर्ड, जब लेखक ने सांप को मारा तो उसकी उम्र क्या थी? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 16 वर्ष। लेखक की उम्र कितनी थी? बहुत छोटा था बेटा लेखक, उसकी उम्र केवल 11 वर्ष थी। 11 वर्ष का बच्चा बिल्कुल नासमझ होता है, और उस लेखक ने 11 वर्ष की उम्र में सांप का मुकाबला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्ठियाँ कौन से गांव के डाकखाने में डालनी थी? कौन सा गांव था? बरटाड, झरगांव, मक्खनपुर, किशनपुर, चैलगांव। कौन से में थी बेटा? मक्खनपुर का नाम आता है ना, मक्खनपुर डाकखाने में चिट्ठियाँ डालने के लिए लेखक के भाई ने उनको चिट्ठियाँ दी थी। तो इसमें क्या आएगा बेटा? मक्खनपुर, ठीक है। अब है क्वेश्चन 5, सांप को देखकर लेखक को किसकी याद आ रही थी? सांप को देखकर जब आपको कोई भी डरावना सपना मिलता है तो आप किसी को याद करते हो ना, कई बार गोद में चिपट जाते हो, कोई आसपास होता है, या फिर याद करने लगते हो, नानी याद आ जाती है, किसी को माँ याद आ जाती है, कहते हैं ना नानी याद आना। तो ऐसे ही जब लेखक ने सांप को देखा तो उसको किसकी याद आ रही थी? पिता की, भाई की, माँ की, बहन की? किसकी आ रही थी? माँ की। माँ की याद आ रही थी लेखक को, जब वह सांप को, जब उसने भयंकर सांप को फन उठाए हुए देखा था। क्वेश्चन 6, कुआं कितना गहरा था? कितना गहरा था? 12 फुट, 24 फुट, 36 फुट, 34 फुट। कितना गहरा था कुआं? कुआं बेटा, कुआं गहरा था 36 फुट। कितना था? 36 फुट गहरा था। क्वेश्चन 7, लेखक कुएं में किसके सहारे उतरा था? फर्स्ट ऑप्शन है रस्सी के सहारे, सेकंड है पैरों के सहारे, थर्ड है धोती के सहारे, और फोर्थ है डंडे के सहारे। तो इसलिए लेखक कुएं में सिर्फ धोती के सहारे उतरा था, उसने धोतियाँ बांधी हुई थी। क्वेश्चन 8, छोटा भाई कितने साल का था? देखो भाई बेटा, बड़ा भाई तो 11 का था, तो छोटा तो उसे कम का होना चाहिए ना। तो कितने साल का था? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष? लेखक का छोटा भाई लेखक से उस समय कितने साल का था? 8 वर्ष का था बेटा उस समय, ठीक है। बड़ा भाई 11 का था तो छोटा भाई
8 वर्ष का था। क्वेश्चन 9, जब लेखक के भाई ने बुलाया तो लेखक क्या कर रहा था? आम तोड़ रहा था, अमरूद तोड़ रहा था, सेब तोड़ रहा था या बेर तोड़ रहा था? तो इसमें आंसर आएगा बेर तोड़ रहा था। क्वेश्चन 10, जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी तो उसने क्या निर्णय लिया, यानी क्या फैसला किया? उसने झूठ बोलने का निर्णय लिया, उसने सच बोलने का निर्णय लिया या उसने चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया? किस चीज़ का निर्णय लिया था बेटा? उसने चिट्ठियां निकालने का। ना वह झूठ बोलना चाहता था, ना वह सच बोलकर पिटना चाहता था, इसलिए उसने स्वयं ही चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। क्वेश्चन 11, लेखक कुएं में सांप से कितने गज दूर था? 2 गज, 2.5 गज, 1.5 गज या 1 गज? कितने गज दूर था? सिर्फ 1.5 गज की दूरी पर था। क्वेश्चन 12, लेखक के पास कितनी चिट्ठियां थी? 4, 3, 5 या 6? कितनी चिट्ठियां थी? 3 चिट्ठियां थी। ठीक है, आगे है 13 क्वेश्चन, लेखक ने यह बात अपनी माँ को कब बताई थी? 1908 में, 1916 में, 1918 में, 1920 में? देखो बेटे, 1908 में तो घटना घटी थी, तो 1918 में लेखक ने यह बात अपनी माँ को बताई, तब तक उसने किसी को भी नहीं बताई थी। तो ये तो हुए बेटा स्मृति पाठ के वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन आंसर तो समझ आ ही गए होंगे, स्मृति कहानी है ये। अब आ जाइए आप संदेश लेखन पर, कि संदेश लेखन क्या होता है, क्या इसका प्रारूप होता है। ठीक है, पहले संदेश लेखन का अर्थ क्या होता है बेटा? किसी को कोई भी जानकारी, किसी को हम संदेश भेजते हैं, कोई भी संदेश होता है, भेजना चाहते हैं। पहले समय में तो बेटा संदेश कई बार ये कबूतरों के हाथ भी भेजे जाते थे हैं, और कोआ जब आता है उसको भी कहते हैं संदेश लेकर आया है। तो अपने अपने ढंग होते थे, लेकिन आजकल संदेश कैसे भेजे जाते हैं, संदेश को क्या कहते हैं? संदेश को जानकारी कहते हैं, कोई भी जानकारी देना, कोई भी किसी को खबर देना, किसी को आदेश देना। तो ये जानकारी का एक छोटा सा ही हिस्सा होता है संदेश बेटा, 1 या 2 लाइनें में लिखा जाता है। और ये कई बार ऐसा होता है कि हम सीधे किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, तो उसको हम संदेश के द्वारा भेज सकते हैं। या मतलब कई बार किसी बात पीछे हम संकुचाते हैं, तो या माफ़ी मांगना ही लगा लीजिए, तो वह भी संदेश के जरिए मांगी जा सकती है, दी जा सकती है। ठीक है, तो ये संदेश मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, हम यूँ भी कह सकते हैं। तो बेटा हिंदी में संदेश के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कभी किसी के जन्मदिन पर हमने शुभकामना देनी है तो हम संदेश दे सकते हैं। किसी की पुण्यतिथि क्या होती है बेटा? किसी को की मृत्यु हो जाती है तो उस पर शोक संदेश भेजते हैं ना, शोक व्यक्त करने के लिए। तो कहीं पर तो ये सार्वजनिक दिया जाता है, कहीं पर सूचना के रूप में भी दे दिया जाता है संदेश। सूचना लेखन कराया ना आपको, तो सूचना के रूप में भी लिखा जाता है। कहीं पर व्यक्तिगत रूप से भी हम दे सकते हैं। यानी संदेश लेखन का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक स्तर पर है, और इसलिए ख़ास तौर पर यानी जो संदेश लिखा जाता है उसमें हमें उस प्रश्न पर आधारित होता है कि प्रश्न क्या है। इसलिए संदेश के प्रकार कई होते हैं, जैसे शुभकामना, जन्म दिवस, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति होने पर, किसी त्यौहार के पर भी संदेश होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, दिवाली है, होली का त्यौहार है, कोई भी संदेश दिया जाता है बेटा। ये होर्डिंग बोर्ड पर भी दिए जाते हैं संदेश। देखा ना आपने, मार्केट में कई बार लिखा होता है त्योहारों के पे, किसी विधायक के द्वारा लिखे होते हैं, तो ये पेपरों पर भी छपवाए जा सकते हैं। और व्यक्तिगत जो संदेश है उसमें बेटे किसी की पुण्यतिथि होती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, या कहीं भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, या पर्यावरण दिवस आदि मना रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये संदेश भेज सकते हैं। इसको इंग्लिश में संक्षिप्त रूप में मैसेज राइटिंग भी कहते हैं, और हिंदी में से संदेश लेखन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो
जो मैसेज राइटिंग होता है वो हिंदी लेखन से, हिंदी संदेश लेखन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो आइए अब हम संदेश के विभिन्न अंगों पर नज़र डाल लेते हैं। इसके विभिन्न अंग यानी इसका प्रारूप क्या है। देखो बेटा, पहले तो है शब्द सीमा। 30 या 40 शब्दों में जो भी शब्द सीमा होगी उसी के अंतर्गत हमें ये लिखना होता है। सबसे ऊपर टाइटल, शीर्षक तो होगा ही ना। खुशी का है तो खुशखबरी लिखोगे, दुखी का है तो शोक संदेश लिखोगे, या किसी को जनरल तौर पर आप लिखते हैं सामान्य संदेश, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद शीर्षक के बाद तिथि लिखोगे, दिनांक, दिनांक के बाद समय, फिर अभिवादन, अभिवादन यानी जिसको नमस्ते, नमस्कार ऐसा आप जो भी संबोधित करके बुलाते हैं। फिर उसके बाद मुख्य भाग यानी विषय पर आ जाइए, जो विषय आप लिखते हैं। उसके बाद संदेश जो भेजता है उसका नीचे नाम भी लिखा होगा, ठीक है ना। तो संदेश लेखन के तरीके बेटे अलग अलग हो सकते हैं। संदेश लेखन व्यक्तिगत भी हो सकता है, संदेश लेखन सामूहिक भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए बेटे, इसमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले एक बॉर्डर बनाकर उसकी सीमा रेखा को निश्चित कीजिए, शब्द सीमा को। सबसे पहले सीमा रेखा, सीमा रेखा कहते हैं बॉर्डर को बनाना, एक ऊपर से कॉलम बनाना, उसे सीमा रेखा कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपने लिखना है शुभकामना संदेश। मान लो अगर शुभकामनाएं किसी को देना चाहते हैं तो बिल्कुल सेंटर में शुभकामना संदेश होगा, ठीक है। फिर बाईं तरफ दिनांक लिखी जाएगी, उसके नीचे समय लिखा जाएगा, किस समय पर आप भेज रहे हैं। फिर उसके नीचे अभिवादन, 4th नंबर पर नीचे अभिवादन आएगा। अभिवादन में आप प्रिय, मान्यवर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्य विषय का वर्णन शुरू कीजिए, फिर नीचे भेजने वाले का नाम है। विषय अनुसार चित्रों को हम अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें हम चित्र भी शो कर सकते हैं बेटा, छोटा सा चित्र बना सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है, इसलिए चित्र भी हम इसमें भेज सकते हैं। कोई भी शायरी भेज सकते हैं, कोई भी दोहा, तो कोई भी तुकांत शब्द, इन सब का हम इस्तेमाल संदेश में कर सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में भी हम लिख सकते हैं, हिंदी में संस्कृत भी चल जाती है, हम संस्कृत में भी लिख सकते हैं। आ जाइए, अब उदाहरण है गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश। मान लो हमने गणतंत्र दिवस के लिए शुभ संदेश, शुभकामना के लिए संदेश देना है, तो ये बेटा सामूहिक होता है, क्योंकि सारे देशवासियों को देना पड़ता है, क्योंकि ये देश का गणतंत्र दिवस सारे देश का त्यौहार है, इसलिए सारे ये सामूहिक रूप से संदेश दिया जाता है, यानी सारे देशवासियों को संबोधित करके। अब देखिए इसमें कैसे लिखा है। इसमें पहले चित्र हम बना सकते हैं, राष्ट्रीय तिरंगा इसमें जैसे दर्शाया हुआ ना, तो ऐसे ही हम सबसे ऊपर चित्र बना सकते हैं। उसके बाद दिनांक, दिनांक के बाद प्रातः सुबह ही संदेश दोगे, गणतंत्र तो सुबह ही मनाते हैं ना, तो सुबह का प्रातः कितने बजे हैं वो समय भरोगे, और समय आपको का दिनांक के नीचे समय भरना है। फिर विषय क्या था हमारा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। युवा ही भविष्य के निर्माता हैं, अपनी तरफ से 1-2 लाइनें आप लिख सकते हैं। तो इसलिए इस अवसर पर हमें अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प करना चाहिए, इरादा लेना चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। और आज सभी अपने जीवन में हर कदम पर ईमानदारी व गरीबों की सेवा का संकल्प लें। कोई भी ऐसा आप संकल्प ले सकते हैं कि हम जीवन में ईमानदारी, गरीबों की सेवा करेंगे। उसके बाद नीचे जो सामूहिक रूप से दिया जाता है, सामूहिक रूप को दिया जाता है, तो नीचे सामूहिक में ही आप व्यक्तिगत नाम से आप निवासी लिख सकते हैं, निवासी के नीचे नाम लिख सकते हैं जहाँ जिस एरिया के आप रहने वाले हैं, ठीक है बेटा। इसको अगर और अच्छा अगर और बेहतर बनाना है आपने, तो इसमें दोहा ऐड कर लीजिए। इसमें कोई भी रचनात्मकता का मतलब कोई भी चित्र बना लीजिए, जैसे कि इसमें बनाया हुआ है, तो ये सब आपका संदेश में लिखा जाएगा, ठीक है बेटे। आई होप ये समझ आ गया होगा। आपका एक दोहा, मान लो जन्म दिवस पर हमने भेजना है,
जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश भेजना है तो प्रारूप तो एक जैसा ही होगा, ठीक है। गणतंत्र दिवस का वो है तो ये जन्म दिवस का है, लेकिन इसमें दोहा हम लिख सकते हैं बेटा। जैसे पहले सबसे ऊपर लिख सकते हैं, पहले भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान से सुनिए, मान लो किसी के जन्म दिवस पर भेजना है कि हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी, हो पूरी दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले खुशियों का जहां आपको, जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा, तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। अब देखो, इससे एकदम नयापन आ जाता है संदेश में। जो पढ़ने वाला संदेश पढ़ने वाला है वो पहले तो दोहे को पढ़कर ही खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा कि इतना अच्छा संदेश दिया। उसके बाद 2 लाइनें आपकी कि आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं, आपका जीवन समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है, भगवान करे आप सुखी और दीर्घायु हो। इस प्रकार से बेटा शोक संदेश भी लिखे जाते हैं। जैसे समाज में कई बार दुखित करने वाली घटनाएं घटती रहती हैं, का अचानक अनायासी किसी की डेथ हो जाती है, तो ये एक तरीका है, तो इसे देखकर भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें भी 2-3 लाइनें लिखकर सबसे नीचे शोक संतप्त परिवार लिखना, क्योंकि ये शोक संदेश है इसलिए शोक संतप्त परिवार, और नीचे भवदीय नहीं विनीत आएगा, प्रार्थी है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आत्मा को शांति दे, तो इस प्रकार नीचे विनीत आएगा। तो इस तरह से ये संदेश लिखे जाते हैं बेटा। आपका संदेश, अनुच्छेद, पत्र, इनसे संबंधित आपका ऑनलाइन ही टेस्ट होगा और आपका पीरियड के टाइम ही टेस्ट होगा। आपने ये संदेश, संवाद, ये सारा लेखन कार्य जो 25 नंबर का है, ये आप होमवर्क में लर्न करना है आपने बेटा। और ये आपको मैं इनमें से कोई भी टॉपिक दे सकती हूँ, चाहे मैं संदेश दूँ, चाहे मैं आपको पत्र दूँ, चाहे अनुच्छेद दूँ, कोई भी। और आपको 40 मिनट मिलते हैं, तो आधा घंटा आपको ये लिखने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद नहीं, इसी टाइम के अंदर जिसका टेस्ट होगा बेटा, उसी को मार्क्स ऑनलाइन दिए जाएंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।